नमस्कार साथियों, दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र शुभम, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज के इस वन शॉट वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उनकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे होंगे कि कैसे अपनी तैयारी को एक परफेक्शन दिया जा सके, एक फाइनल टच दिया जा सके। इसी सिलसिले में इस वीडियो को डाल रहा हूं कि बोर्ड्स में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो, आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें और जितना कुछ भी आप सीख सकें उसे अपने पेपर में अच्छे ढंग से लिख पाएं, जिससे कि आपको बेहतरीन मार्क्स जरूर मिल जाए। अगर आपका कोई मित्र ये कहता है आपसे कि उसे मैथ के वीडियो समझ में नहीं आते, उसे मैथ समझ में नहीं आता, उसने अभी तक टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए, उसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो मैं कहूंगा एक बार आप इस वीडियो को उस मित्र तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे इजीएस्ट वर्ड्स को, मेरे सरलतम शब्दों को वो आसानी से समझ पाएगा और पेपर्स में काफी अच्छा कर पाएगा। तो आइए थोड़ा सा इंट्रो दे दूं आज के इस वीडियो लेक्चर के बारे में। जैसा कि टाइटल से ही मैंने आपको बता दिया कि ये वन शॉट वीडियो है। आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको रियल नंबर्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन आज इस वन शॉट में हम लोग पूरी टॉपिक को और खासकर जो टॉपिक के कोर एरियाज हैं उस पर बात करूंगा। मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, थोड़ा समझेंगे इसे। रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में ही मैं आपको रैशनल एंड इरैशनल दोनों ही नंबर्स के बारे में बता दूंगा। सेकेंडली हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थर्डली हम लोग बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में और कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके बेस पर, इसके ग्राउंड पे हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या कोई इरैशनल है। साथ ही हम लोग ये समझेंगे कि किसी फ्रैक्शन में कब हम लोग कह सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। इन सब चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, जो एक मेजर पार्ट है चैप्टर 1 रियल नंबर्स का, क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आमतौर पे वो पैट क्वेश्चंस हैं जो लगातार बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं, बस उनकी वैल्यूज बदलती रहती है। और जाते जाते मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन एक बार आपको ये पूरा रिवाइज करवा दूंगा कि एकदम अच्छे से आपके दिमाग के अंदर ये चला जाए। तो अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा प्यार से, एक प्यारी सी जगह बैठ जाएं। अगर आप कोई ब्लूटूथ, कोई हेडसेट यूज करते हैं तो जरूर करें। जितना स्पष्ट आप सुनेंगे उतना ही स्पष्ट आप समझेंगे और उतना ही स्पष्ट आप अपने पेपर्स में लिख पाएंगे। तो आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये वास्तविक संख्याएं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर हिंदी माध्यम के भी कुछ छात्र मुझसे जुड़े हों तो उन्हें भी बहुत फायदा हो इस वीडियो से। वास्तविक संख्याएं ये किसे कहते हैं, तो मैंने वीडियो लेक्चर्स में, अपने पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको ये बताया है, लेकिन एक बार फिर आज आपको औपचारिक रूप से इसकी एक रिवीजन करवा दूं। रियल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें कि हम आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एक नंबर लाइन है, यहां जीरो होता है, इधर नेगेटिव्स होते हैं और इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ऐसे नंबर लाइन पर जिस किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वे सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये बड़ी आसानतम परिभाषा है, उम्मीद है कि आपके दिमाग में एकदम से चली गई होगी। रियल नंबर्स को आप दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में डिफाइन करने से पहले आपको समझना होगा कि रियल नंबर्स के क्या पार्ट्स हैं। तो रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है। पहला है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इररेशनल नंबर्स। अब ये दोनों ही एक मेजर पार्ट है क्लास 10 के चैप्टर 1 का। दोनों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने क्लास 9 में ही कर लिया होगा, एक बार मैं यहां आपको फिर करवा दूं। रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें कि हम आसानी से p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना। अ नंबर p इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड, देखो दो शर्तें, q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए एंड p एंड q आर को-प्राइम्स, यानी p और q को-प्राइम्स होने चाहिए। अब आप मुझसे पूछोगे कि p एंड q और को-प्राइम्स का मतलब क्या हुआ, तो को-प्राइम्स का मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच की कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, या आप ऐसे समझ लें को-प्राइम्स दो नंबर्स का ऐसा पेयर जिनके बीच की कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 एंड 5, इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है, तो ऐसे नंबर्स को-प्राइम्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये हो गई कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q where q is not equals to 0 and p and q are co-primes is called a rational number. फाइन, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि आप डेसिमल एक्सपेंशन देखकर ही समझ सकते हो कि कौन सा नंबर रैशनल होगा और कैसे नंबर्स रैशनल नहीं होते। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में, जब मैं वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ूंगा तो समझाऊंगा। इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, which cannot be written in the form p upon q where q is equals to 0। यानी इरैशनल नंबर्स की, इरैशनल की जो परिभाषा है वो एकदम आसान सी परिभाषा है।
एक लाइन की है कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो इन दोनों का जो यूनियन है ना, इन दोनों की यूनियन को ही हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यू मे डिफाइन रियल नंबर इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इसका मतलब अगर एक एग्जांपल ले लें, 5 जो कि एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 अपॉन 1, 6 अपॉन 1 हमने बचपन में ही सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है। और इरैशनल नंबर जो है वो ऐसी संख्या है जिन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट 3 को हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। वो मैं अभी आपको थोड़े से में समझाऊंगा कि क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब 5 भी एक रियल नंबर है और रूट 3 भी एक रियल नंबर है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी कहा आपको द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल्स एंड इरैशनल्स। तो ये रियल नंबर है और रैशनल एंड इरैशनल ये एक मेजर पार्ट है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आगे इरैशनल नंबर्स और इरैशनैलिटी पर बात जरूर करूंगा। तो अब हम लोग रैशनल जब रियल नंबर्स को हम लोग समझ चुके हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। अब रियल नंबर को समझने के बाद हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन को, अभाज्य गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझे हम लोग, उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम के बारे में बताऊंगा और उस थ्योरम से भी पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर से इंट्रोड्यूस करवा दूं। देखो, डिविजिबिलिटी के आधार पर या नंबर्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम्स, और दूसरे होते हैं कॉम्पोजिट्स। अब प्राइम्स किसे कहें, कॉम्पोजिट्स किसे कहें, ये एक बड़ा सवाल है। अभी मैं इस सवाल को डिकोड कर दूं, इस सवाल का आंसर आपको दे दूं। प्राइम्स वे नंबर्स हैं जिनके की केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हैं, और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो दो फैक्टर्स या तो केवल 1 है, ध्यान से समझना मेरी बात, या तो केवल 1 है या फिर वो नंबर खुद है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 7 के केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है 7 खुद। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम्स कहा जाता है या प्राइम नंबर कहा जाता है। वही दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड कंपोजिट नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनके की एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो, एक तो एक, दूसरा वह नंबर खुद, और तीसरा कोई एक फैक्टर मौजूद हो, तो हम लोग उस नंबर को कंपोजिट कहेंगे। जैसे 8 हम लोग ले लेते हैं, तो 8 का एक फैक्टर 1 है। हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी नंबर का एक फैक्टर 1 खुद होता है, दूसरा नंबर वो खुद है 8, और तीसरा भी है 2, इवन चौथा भी है 4। तो देखो, अगर दो फैक्टर से अधिक किसी भी नंबर के फैक्टर्स हैं तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट कहते हैं। जैसे बचपन में हम लोग अक्सर ये पढ़ते थे, टीचर्स हमें पढ़ाते थे कि ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से के अलावे भी किसी अन्य संख्या से कटती हो वो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक से और खुद से कटे ऐसी संख्याएं प्राइम्स कहलाती हैं। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर काम प्राइम्स का भी है और कंपोजिट्स का भी है। कंपोजिट्स और प्राइम्स के काम कैसे कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। उम्मीद है कि आपने प्राइम्स और कंपोजिट्स समझ लिया होगा। प्राइम्स और कंपोजिट्स को समझने के बाद बहुत जरूरी है ये समझना कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है आखिर। ये आपको आपके बुक टेक्स्ट बुक में आसानी से दिख जाएगा, फंडामेंटल। मैंने कई बार इस पर चर्चा भी की है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आखिर ये है क्या? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस समय मैं थोड़ा सा इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरा जो कंसर्न है आज का वो ये है कि मैं आपको चैप्टर 1 को पूरी तरह से रिवाइज करवा दूं, कुछ भी ना बचे इसमें, और फिर अगले ही वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपको करवाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेरी बातों को समझना, क्वेश्चंस को समझना और उसके सम, उसके सॉल्यूशंस को समझना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स साफ साफ ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। यानी ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में, उसके बंच के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, एक डेमो दिखाता हूं आपको, फिर आप आसानी से मेरी बात समझ पाएंगे। जैसे लेट अस अज्यूम अ नंबर इज 12, एक नंबर ले लिया हमने 12। अब 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 को हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जब हम लोग 12 को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 4, और सॉरी 3। तो ये 2, ये 2, ये 3, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना कि यहां पर जो हमने लिखा है 2 स्क्वायर इंटू 3, इसका मतलब होता है 12। यहां पर जो 2 है और 3 है,
2 and 3 आर प्राइम्स। जरा ध्यान से देखो, क्योंकि 2 और 3 के कोई भी तीसरे फैक्टर नहीं है। एक और बात जो नोट डाउन कर लेना, अभी अपने दिमाग में डाल लेना कि 2 केवल और केवल इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कॉम्पोजिट हैं। 2 इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 12 को हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि 12 को हमने प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो पॉसिबिलिटी है ना, वो केवल 12 के साथ नहीं है, ये संभावना दुनिया के सारे कॉम्पोजिट के साथ है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स है, जैसे 14 हो गया, 16 हो गया, इन सबको हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और इसे ही प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब देखो, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो, सैंपल पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, यही आपको करवा देता हूं, बड़े प्यार से समझना। अब देखो, आपके सैंपल पेपर में, सैंपल पेपर 3 में मैंने एक क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा हुआ था 225 कैन बी एक्सप्रेस एज, और नीचे उसके प्राइम फैक्टर्स के कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें आपको टिक आउट करना था कि कौन सा सही है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन से जुड़ा हुआ है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीधा सीधा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको ये पूरी बातें समझना जरूरी है। मैंने क्या बोला, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बस यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। जो अगला क्लॉज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगला जो क्लॉज है उसका मीनिंग क्या है। पहले मैं आपको क्वेश्चन कर दूं इसके साथ ही। तो 225 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 9 9 5 5 5, बिल्कुल। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब जरा आराम से मेरी बात समझना कि अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ऑर्डर जो है ना, वो मायने नहीं रखता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस ऑर्डर में उसको लिखा गया है, लिखा जा रहा है। देखो, सही ऑर्डर क्या है, गलत ऑर्डर क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग अगर यहां से स्टार्ट करें 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये ज्यादा सही है लिखना। तो आपका जो अगला क्लॉज है ना, इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स, वो मायने नहीं रखता। आपके जो प्राइम्स है ना, वो नहीं बदलेंगे। किसी कॉम्पोजिट नंबर को जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखोगे, तो उसके जो प्राइम्स है ना, वो नहीं बदलेंगे, वो वही रहेंगे। उनके ऑर्डर्स बदल सकते हैं, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो जो प्राइम्स है वो नहीं बदलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, और प्राइम फैक्टराइजेशन का सीधा संबंध फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से है। तो इसको 2-4 बार रिवाइज कर लेना। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशानी भी हो रही है, तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, पीछे कर लेना, और वहां से दोबारा देख लेना। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, और यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो के बाद जो वीडियो पब्लिश करूंगा मैं चैप्टर 1 के लिए, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के बाद हम लोगों को समझना चाहिए एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मैं इसको आसानतम शब्दों में, इजीएस्ट वर्ड्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एचसीएफ क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। लेट अस अज्यूम दैट 10 and 20 आर टू नंबर्स। 10 और 20 दो नंबर है हमारे पास, और हमें इसका एचसीएफ पता करने के लिए कहा गया है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एकदम सीधी सी बात आप समझ लो, बड़े आसान शब्दों में बताता हूं, नोट डाउन कर लेना अभी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 और 20 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही संख्या इन दोनों के बीच का एचसीएफ है। यानी ऐसी संख्या जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब देखो, इनको कंप्लीटली डिवाइड कई सारे नंबर्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल 2 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन 2 इन दोनों का एचसीएफ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इज दैट क्लियर? तो एचसीएफ के बारे में ये आप आसानी से समझ सकते हो कि जब भी हमें दो नंबर्स दिया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए, या 2 से अधिक 20 संख्याएं दी जाती हैं, तो उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ उनके बीच ही कहीं होता है। इज दैट क्लियर? इन द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस जो सबसे छोटी संख्या होती है वही दी गई संख्याओं में एचसीएफ होती है। अगर हम लोग ज्यादातर केसेस में देखें तो ये एचसीएफ है कि उन दोनों संख्याओं, दी गई दो संख्याओं के बीच वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम के साथ ऐसा नहीं है। एलसीएम किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास दो नंबर है 10 and 20, तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जो कि 10 and 20 दोनों से डिविजिबल हो। देखो, यहां पे क्या पता करना था, जो 10 and 20 को डिवाइड कर दे और बड़ी से बड़ी संख्या। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 और 20 इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या पता करनी है। तो ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। क्लास 10 में हम लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की बेस पर ही, उसी के ग्राउंड पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे 10 और 20 को सॉल्व करना हो अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगा कि 10 को प्राइम फैक्टराइज कर दूंगा। और 10 को प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है 2 into 5। यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही प्राइम्स हैं। और जब 20 को करना हो तो हम लोग कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। यहाँ पे 2 दो बार आएगा और 5 एक बार आएगा। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, ये बड़े ध्यान से समझना कि इनका एचसीएफ हम लोग कैसे लिखेंगे।
जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर एचसीएफ निकालेंगे तो उस समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि उन दोनों ही संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स के बीच कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन हैं। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे यहां पर 2 और 5, यहां पर 2 और 5, दोनों ही जगह 2 और 5 है, तो ये दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहां बड़े ध्यान से समझना कि दोनों नंबर्स के बीच के कॉमन प्राइम फैक्टर्स की जो लोएस्ट पावर होगी, लोएस्ट एक्सपोनेंट वाली कॉमन फैक्टर होगी, वही इन दोनों की एचसीएफ है, वही इन दोनों का एचसीएफ है, उन्हीं का प्रोडक्ट। जैसे यहां पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो देखो कॉमन फैक्टर तो दोनों ही है, लेकिन हमें क्या लेना है, लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला। तो यहां पर 2 टू द पावर 1 है, तो हमने 2 टू द पावर 1 यानी 2 लिया, और यहां पर 5 टू द पावर 1 है, यहां पे भी 5 टू द पावर 1 है, तो एक बार हमने ले लिया 5 टू द पावर 1। तो 2 into 5 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10। इट मींस एचसीएफ ऑफ 10 and 20 is equals to 10। इज दैट क्लियर? ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। अगर मान लेते हैं कि हमें 15 और 25 का बोला गया है पता करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 3 into 5 और 25 को करेंगे 5 into 5, इट मींस 5 स्क्वायर। इसके बाद हम लोग एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनके लोएस्ट एक्सपोनेंट को लेंगे। जैसे देखो यहां पे कॉमन केवल और केवल 5 है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है और यहाँ 5 टू द पावर 2 है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल, मैं बार बार कह रहा हूं गलती नहीं करना है एग्जाम में, केवल और केवल कॉमन प्राइम फैक्टर को लेंगे। जो कॉमन प्राइम फैक्टर है तो ये 5 है, और लोएस्ट पावर को लेंगे, जो पावर लोएस्ट है, जो छोटी घात है उसे लेंगे। छोटी घात क्या है, 1, यानी 5 टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो 15 और 25 का एचसीएफ क्या हो गया मेरे भाई, इन दोनों का एचसीएफ हो गया 5। ये ध्यान रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि एलसीएम क्या है। एलसीएम निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो एचसीएफ से मिलता जुलता तरीका नहीं है। यहां पर हम लोग को क्या करना है कि 10 और 20 को प्राइम फैक्टराइज तो करना है, जैसे यहां पे हमने किया था 2 into 5 और 2 स्क्वायर into 5। अब एलसीएम पता करने के लिए क्या करना है, देखो एलसीएम पता करने के लिए आप सारे प्राइम फैक्टर्स की एक लिस्ट बना लो। ये देखो ये प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट है, मैं एकदम डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, एग्जाम में गलती नहीं करना है। सारे प्राइम फैक्टर्स की एक लिस्ट बना लो। यहां पर केवल 2 और 5 है। लेट अस अज्यूम सपोज दैट कि यहां पर अगर 3 होता तो मैं 3 भी लेता यहां नीचे, अगर 7 होता तो मैं 7 भी लेता नीचे। यहां पर क्या था कि हमने सिर्फ कॉमन वाले लिए थे, जो कॉमन फैक्टर्स थे, जैसे 2 था और 5 था, तो ये दोनों कॉमन थे तो हमने लिया था। अगर यहां पर किसी एक जगह पे 3 होता तो हम 3 को नहीं लेते नीचे, उसका कोई काम नहीं है एचसीएफ में, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर सबके काम है, सारे प्राइम फैक्टर्स का काम है एलसीएम में। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लो। जैसे यहां पर 2 और 5 है तो हमने 2 और 5 ले लिया। इसके बाद इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है, जो बड़ी से बड़ी पावर है वो लेनी है हमें। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है भाई, तो 2 है यहाँ पर, और 5 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर केवल 1 है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ अगर 2 होता तो हम 2 लेते हैं, 1 नहीं लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब जब हमें एलसीएम पता करना है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2 into 5 यानी 20। कैसे हुआ 20, एक बार फिर से समझ लो। हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के जो इनके प्राइम फैक्टर्स थे उनके ग्रेटेस्ट पावर को लिया, छोड़ना किसी को भी नहीं है, सबके ग्रेटेस्ट पावर को लेना है प्राइम फैक्टर्स के। तो जैसे, और रिपीट की तो कोई चांसेस नहीं, क्योंकि हम यहाँ पावर लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं डालते तो रिपीट करते, वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पावर लगा रहे हैं ना, तो सारे वंस ऑनली वाले हो जाएंगे कि जैसे 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 3 टू द पावर 9, इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 टू द पावर 2 ले लिया हमने और 5 टू द पावर 1। तो जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो और उनकी ग्रेटेस्ट पावर हमें लेनी है, एलसीएम पता चल जाएगा हमें। अब इसी तरह 15 और 20 के लिए मैं आपको बता दूं, सॉरी 15 एंड 25 जैसे हमने नीचे वाला करा था ना, इसी के बेस पे बता देता हूं। यहां पर देखना, यहां पे ध्यान से समझना। देखो इसमें ये बड़ा मजेदार है, 15 और 25 ये क्वेश्चन कर रहा हूं। इसके प्राइम फैक्टर्स ले लो और इनकी ग्रेटेस्ट पावर ले लो। यहां पर 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। देखो 25 में 3 नहीं है, लेकिन हमने प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में 3 लिया है एलसीएम के लिए, ये ध्यान रखना है। इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है भाई, तो 3 की 1 है और 5 की 2 है। तो जो एलसीएम होगा ना वो होगा 3 टू द पावर 1 into 5 to the power 2. It means 3 into 25 which is equals to 75. It means the LCM of 15 and 25 is equals to 75. मेरे बच्चों थोड़ा सा इंतजार करना, इस वीडियो लेक्चर के ठीक बाद मैं एक वीडियो लेक्चर रिलीज करूंगा जिसमें कि मैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड बहुत बड़ी से बड़ी क्वेश्चंस जो आपके क्लास 10 के सिलेबस में आ रही है उनको कवर करवाऊंगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद मिले और आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। नाउ हम लोग अगले अपने बुलेट पॉइंट पे चलते हैं। नाउ मैंने जो बुलेट पॉइंट्स बनाए थे उसमें अगला पॉइंट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशमलव प्रसार। इस आधार पर भी, इसके आधार पर भी आप बता सकते हो कि किस तरह के रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा।
इज दैट क्लियर? डेसिमल एक्सपेंशन के ग्राउंड पर आप ये भी बता सकते हो कि किस तरह के नंबर्स रैशनल होंगे और किनको हम इरैशनल कह सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था ना कि किन तरह के नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, आप पूरी बात समझ पाओगे कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या आखिर। देखो, कोई भी जब नंबर को आप डेसिमल में बदलते हो, कन्वर्ट करते हो, तो दो तरह की स्थितियां आपके सामने आती है। पहली स्थिति तो होती है कि वो टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल के बाद की संख्याएं टर्मिनेट हो जाए, यानी वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद रुक जाए। दूसरी स्थिति होती है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेट ही ना हो। अब देखो, मैं आपको कहूंगा कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग के भी एक पार्ट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आप परेशान नहीं होना। देखो, टर्मिनेटिंग भी रैशनल है, ये तो पक्का है कि टर्मिनेटिंग जो है वो रैशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके भी एक पार्ट रैशनल होते हैं। एक पार्ट रैशनल होता है, एक पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह की स्थितियां आती है। एक स्थिति होती है कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर या नंबर्स का एक ब्लॉक रिपीट करता रह जाए, रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। ये मैंने बड़े मजे से आपको एक पुराने वीडियो लेक्चर में समझाया था। आप मैथ सीरीज वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देखो, रैशनल नंबर्स टाइटल ही दिया था मैंने, वहां मैंने बहुत गहराई से इसको समझाया था। एक बार फिर आपको समझा रहा हूं और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जैसे कि मान लो हम लोग लिखते हैं 1.175, तो यहां पे क्या हुआ कि 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब डेसिमल टर्मिनेट कर गया है। तो डेसिमल के टर्मिनेट होने का, डिजिट्स टर्मिनेट होने का सीधा सा मतलब है कि ये रैशनल नंबर है। इसे हम लोग आसानी से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में वो पार्ट जिसमें कि ब्लॉक रिपीट होता है बार बार, इसे भी हम लोग आसानी से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, रिकॉल कराना चाहूंगा कि क्लास 9 आप याद करो, उसमें आपने 1.3333333 एंड सो ऑन, इसको आपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना सीखा था। इसी मैथ सीरीज क्लास 9 की जो मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे हम लोग 1.3 बार को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो तो क्लिक करो, आप आसानी से उस वीडियो को देख पाओगे। रिपीटिंग वाला जो पोर्शन है नॉन टर्मिनेटिंग का, वो रैशनल है, ये ध्यान रखना है। और जो नॉन रिपीटिंग वाला पोर्शन है, जैसे 1.010000010000 एंड सो ऑन, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा, ना तो इसमें कोई डिजिट, ना तो कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और ना ही ये डेसिमल के डिजिट्स बाद में कहीं जाकर टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स ही, ध्यान रखिएगा, इस तरह के नंबर्स ही इरैशनल नंबर्स हैं, और इन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में किसी भी कीमत पे नहीं लिखा जा सकता। और जिस तरह के नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वैसे ही नंबर्स इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें एकदम साफ हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है, एक जो टॉपिक है आप लोगों का, कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको आप कैसे चुटकी में कर सकते हो। मेरे बच्चों देखो, अब मैं आपको मैथ्स के एक मैजिक से भेंट करवाने वाला हूं, आपको मैथ्स की एक मैजिक दिखाने वाला हूं। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक रैशनल नंबर x अपॉन y है। अब मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप देखकर ही कैसे बता सकते हो कि x अपॉन y का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा। मैंने क्या बताया आपको, मैं बता सकता हूं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो ही नहीं सकता, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नंबर्स इरैशनल की कैटेगरी में आते हैं। x एंड y के बारे में, x एंड y को देखकर मैं कैसे ये समझ सकता हूं, आपको बताने वाला हूं। आप मिनटों में समझोगे, बस ध्यान से आपको इस पार्ट को देखना है और नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे जुड़ी 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि y को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ y। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ y इज समथिंग लाइक 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, अगर ऐसा हो जाता है, यानी वो 2 और 5 के फॉर्म में उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इवन ध्यान रखिएगा, या केवल 2 के फॉर्म में है या केवल 5 के फॉर्म में है, तो भी ध्यान से समझिए, 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n के प्रोडक्ट के फॉर्म के रूप में, या 2 टू द पावर m या केवल 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, अगर इन तीनों में से किसी के भी, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ये ध्यान से समझ लीजिए। अब मैं ऐसा अकेले अकेले क्यों कह रहा हूं, ये ध्यान रखना कि 2 टू द पावर m के साथ हम लोग 5 टू द पावर n इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 0, और 5 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। इज दैट क्लियर? तो यानी अगर इन्हें अकेले भी रखा जाए ना, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m, तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और अगर आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि x के नीचे अगर डिनोमिनेटर वाला हिस्सा जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसी हो, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, कोई नहीं रोक सकता। जैसे देखो, अगर हम लोग ये करें 5 अपॉन 125, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे
1/25 है, तो 1/25 को हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर 5 अकेले भी है तो टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज वी कैन राइट 5 स्क्वायर इंटू 2⁻0। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो टर्मिनेटिंग होगा। इज दैट क्लियर? अब इसका ठीक कॉन्वर्स जो है वो समझ लो कि अगर 2m और 5n ना हो, इसके अलावे कुछ और हो या इसके साथ कुछ और हो 2 या 5 को छोड़कर, क्योंकि 2 और 5 आपने पावर n में ले लिया है और mn जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर से। तो अगर इसके साथ कुछ आ जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी परिस्थिति में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं कि 1/24 है, जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे 24 को तो ये होगा 1/2 इंटू 3। यहां पे देखो 2n तो है आपके पास, लेकिन साथ में 5n नहीं है बल्कि 3 है। तो जब भी आप इसको इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, जब भी आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किसी नंबर को देखकर ये कैसे कह सकते हैं कि वो कितने प्लेस के बाद उसकी डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखो इसी नंबर में हम लोग देखते हैं, अगर x/y है, y को हमने प्राइम फैक्टराइज किया अभी जैसा मैंने आपको बताया, और वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, तो हम ये देखेंगे कि m और n में कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा, लेट अस अज्यूम कि वो k है, अगर वो k है तो उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल टर्मिनेट होगा। ये बड़े ध्यान से समझना। जैसे अगर हम लोग लिख लें 3/50, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें जो डेसिमल टर्मिनेट होगा, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रुकेंगे वो 2 डिजिट्स के बाद जाकर रुकेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि 2⁻1 है और 5⁻2 है, और मैंने क्या बोला कि m और n में जो बड़ा होगा उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप इसको जरा सा करके देख लेते हैं हम लोग। 3/50 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.06। तो आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट है, उसके बाद डेसिमल टर्मिनेट हो गया है, डेसिमल नहीं है। डेसिमल के बाद उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10 में रैशनल तो एक पार्ट है और इररेशनैलिटी जो है यानी इररेशनल नंबर्स ये एक बड़ा पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर्स जिनको कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इररेशनल नंबर कहलाते हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है। द मेजर क्वेश्चन इज कि इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इससे जो एक पैट क्वेश्चंस कह सकते हैं आप सीबीएसई का, वो है कि आमतौर पर इससे यह सवाल पूछा जाता है कि प्रूव दैट √3 √2 √5, इस तरह से यहाँ पे भले ही वैल्यूज अलग कर दी जाए लेकिन बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि प्रूफ दैट 1/√2 1/√5 इज रैशनल। तो ये सबसे पहला तरीका है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हैं और इस वन शॉट के रिलीज होने के तुरंत बाद जो रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। तो जुड़े रहिएगा। और अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और उन पर प्रयास करूंगा कि गंभीरता से काम कर सकूं। साथ ही इरेशनल नंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन वाला तो है ही जो मैंने आपको बोला, और इरेशनल नंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि एक तो वो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि दो नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर, वैसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ नहीं होगा, क्लास 10 में नहीं होगा। एक और क्वेश्चन जो आपसे आमतौर पे इरेशनल नंबर पे पूछा जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताओ कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का होता है, इस नंबर का क्या होगा, इस नंबर का कैसा होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इरेशनल नंबर के जो मेजर क्वेश्चन है उसमें आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व दैट √3 √2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में जरूर करेंगे। फिलहाल आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि जब मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो आप मेरी बातों को बड़े प्यार से समझेंगे और बड़े प्यार से सॉल्यूशंस को भी समझेंगे। तो अपनी तैयारियों में लगे रहें। ध्यान रखिएगा कि जुनून धैर्यता के साथ अगर बंधा हुआ हो तो ऐसे में सफलता मिलना निश्चित है। सी यू सून। जय हिंद।